आपके और म्यूजिक के बीच में अब केवल और केवल 5 या 7 मिनट का फासला है। अब हमारी लता जी ऐसी दिव्य विभूति हैं जिनके बारे में सब लोग बहुत अच्छे से जानते ही जानते हैं, लेकिन फिर भी एक फॉर्मेलिटी, एक औपचारिकता होती है कि हम उनके जीवन के बारे में कुछ बताएं। मैंने आवाज दी है तुम्हें बड़े नाच के साथ, मैंने आवाज दी है तुम्हें बड़े नाच के साथ, तुम भी आवाज मिला दो अपनी मेरी आवाज के साथ। हर दिल अजीज, सरल, सहृदय, ओजस्वी वाणी के स्वामी, हमारे कार्यक्रमों के शाश्वत प्रारंभक डॉक्टर उपेंद्र नाथ मिश्रा जी का मैं आह्वान करता हूं कि वह आकर हमारी श्रद्धेय लता जी के विराट व्यक्तित्व को अपने सुनहरे खूबसूरत अंदाज में प्रस्तुत करें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए डॉक्टर उपेंद्र नाथ का। ये लता जी का विराट व्यक्तित्व है कि मेरे जैसे बेसुरे लोग भी इसमें पूजे जाते हैं, याद किए जाते हैं। माँ शारदा को प्रणाम करते हुए, आधुनिक जगत की माँ सरस्वती से आज्ञा लेते हुए आप सभी को नमस्कार। लता मंगेशकर फैंस क्लब की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। ए मेरे पीलीभीत के लोगों, जरा याद करो वो वाणी, मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है। जी हाँ, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हमको आज किस बारे में बात करनी है। नाइटिंगेल्स ऑफ इंडिया, मेलोडी क्वीन, डॉटर ऑफ नेशन, सुर सामग्री, सुर सम्राट, भारत रत्न सुश्री लता मंगेशकर जी, जिनका जन्म 28 सितंबर 1929 को दीनानाथ मंगेशकर व शेवांती मंगेशकर जी के घर इंदौर में हुआ था। साथियों, आभूषण बनते हैं तो उसमें सोने को भी पिघलाया जाता है, आग पे तपता है। लोहा भी कूट कूट के आग में तपता है, तब जाके कुछ मजबूत पायदान बनती है। ऐसी हमारे लता जी के जीवन को अगर हम देखें तो वो संघर्ष और कठिनाइयों से भरा हुआ है। ऐसे तो उन्होंने पद्म भूषण, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, 7 बार फिल्म फेयर अवार्ड्स, 14 बार राष्ट्रीय पुरस्कार, बंगाल फिल्म पुरस्कार, महाराष्ट्र फिल्म पुरस्कार और ना जाने कितने कितने पुरस्कार। अलमारियां झोलियां कम पड़ गई उनको समेटते। और अगर मैं बात करूं केवल पुरस्कारों की तो सुबह हो जाएगी और बात खत्म नहीं होगी। लता जी को पुरस्कार जाते समय खुद गौरवान्वित महसूस करता था। लोग पुरस्कार पाकर गौरवान्वित महसूस करते हैं, लता जी के पास जाके पुरस्कार गौरवान्वित होता था। और एक बार और कि उनके नाम से एक पुरस्कार शुरू कराया गया है, लता मंगेशकर अवार्ड, जो 2025 को आदित्य मंगलम बिरला जी को मिला है। साथियों, ऐसा तो सब जानते हैं लता जी के जीवन के बारे में, लेकिन मैंने कुछ उनके जीवन के पहलुओं को टच किया तो मैंने पाया कि उनसे सीखने को बहुत कुछ है। क्योंकि जो सबसे पहला फेज देखा संघर्ष का कि जब वो केवल 13 वर्ष की थी तब उनके पिताजी का उनके ऊपर से साया उठ गया। परिवार की सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर आई, 5 बहनों भाई में सबसे बड़ी, और उस जिम्मेदारी को उन्होंने आगे आके स्वीकार किया और उसको निभाया भी। वो इसलिए उन्होंने ना चाहते हुए भी कुछ नाटक में काम किया। महाराष्ट्र नाट्य अकादमी में काम करती थी। परिवार को जीवन पार्जन करने के लिए कुछ पैसे मिलते थे, लेकिन वो बेमन से करती थी, उनको अच्छा नहीं लगता था। संगीत में ट्राई किया। एक बार जब उनके पिताजी बच्चों को सिखाते थे तो वो कहीं चले गए, तो जब वो केवल मात्र 7 वर्ष की थी तो बच्चों के राग करेक्शन करने लगी कि ये राग ऐसे गाया जाता, वो गाया जाता है, ऐसे गाओ वैसे गाओ। उसी बीच उनके बाबा जी आ गए। उन्होंने देखा, अरे हम तो बाहर के बच्चों को बुला के सिखा रहे हैं, हमारे घर में तो खुद ही गवैया है। जब से उन्होंने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा खुद देना शुरू की, लेकिन प्रकृति को कुछ और मंजूर था। 13 साल में ही जब वो थी लता जी तब वो चले गए। उसके बाद विनायक जी ने उनको सिखाया। लेकिन जो किसी भी महान व्यक्ति के प्रोफेशनल लाइफ में एक फेज आता है रिजेक्शन, तो वो लता जी को भी फेस करना पड़ा। तुम्हारी तो आवाज़ ही बहुत पतली है, तुम्हारा तो हिंदी का उच्चारण ही ठीक नहीं है। ये एस मुखर्जी साहब ने कहा, दिलीप साहब ने कहा। लेकिन एक महान व्यक्ति जो करता है कि रिजेक्शन से घबराने व मायूस होकर बैठने के बजाय उन्होंने उससे स्वीकारा और उसके ऊपर अभ्यास किया। तब गुरु गुलाम साहब
जिन्होंने उनकी आवाज़ को पहचाना, वो उनको कई जगह लेके गए लेकिन सफलता नहीं मिली। और उन्होंने सबसे कहा कि एक दिन वो आएगा जब इस बच्ची के घर पे, इसके दर पे लोग इसके कदमों में होंगे कि हमारी फिल्म में काम एक गाना गा दीजिए। और वो दिन आया। उनकी महल पहली पिक्चर थी जिसमें उन्होंने गाना हिट हुआ और फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद जो दूसरा फेज सीखने का है वो है जीने की जिद। जब वो मात्र 33 वर्ष की थी 1963 में, कुछ लोगों ने उनको स्लो पॉइजन दिया, जिसके चलते 3 महीने उनको बेड पे रहना पड़ा। लेकिन जीने की जिद थी, कुछ ठान रखा था और वो उसको मौत को पराजित करके स्वस्थ हुई। गाना गाया। जो स्वस्थ होने के बाद उन्होंने गाना गाया दीप जले कहीं दिल, और वो गाना सुपर डुपर हिट हुआ। तहलका मच गया उस गाने से। जब वो हेमंत दा उनको लेके गए तो उनकी माँ से कह गए कि अगर ये नहीं गा पाएंगी तो मैं इनको घर वापस छोड़ जाऊंगा, आप चिंता ना करें। लेकिन वो जैसी स्टूडियो में गई, जब उन्होंने रिहर्सल किया तो उनको विश्वास हो गया कि मैं वही पुरानी आवाज़ मेरी लौट आई हूँ, मैं गा सकती हूँ। फिर जो और बात उनसे सीखने की है वो है दरिया दिल। उन्होंने गाने तो 50,000 से अधिक गाने 36 भाषाओं में गाए हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ी भाषा में गाना उनको काफ़ी बाद गाने को मिला। और जब वो गाना गाया तो उसकी फीस उनको 2 लाख रुपए मिली थी। 50,000 रुपये उन्होंने संगीतकार को लौटा दिए और कहा कि इस पैसे की जाके मिठाई बांट दो और खुशी मनाओ कि लता ने छत्तीसगढ़ में भी गाना गाया। उनका क्रिकेट से प्रेम हम सबको विदित है कि क्रिकेट से बहुत प्यार करती थी। 83 में वर्ल्ड कप जीत के जब टीम आई तो बीसीसीआई के पास इतने पैसे नहीं थे कि टीम मेंबर्स को कुछ पारितोषिक राशि दी जाए। इसके लिए उन्होंने एक बॉम्बे में कंसर्ट अपने खर्चे पर रखा और जितनी राशि आई 22 लाख रुपए आई थी उसमें, सारी उन्होंने बोर्ड को दी और कहा कि हर मेंबर्स को बराबर बराबर बांटा जाए। तो 1-1 लाख रुपए एक एक खिलाड़ी के हिस्से में आया था। और वो गाना जो उन्होंने 62 की लड़ाई के बाद तो सबने सुन रखा है, ए मेरे वतन के लोगों, जिसने मायूसी से भरा देश, एक पराजित देश, एक विखंडित होता देश को इस गाने ने पूरे देश को एक माला के एक सूत्र में पोर दिया और एक देश को फिर से उत्साह और उमंग से भर दिया और बराबर लाके खड़ा किया। इस गाने जिसको कहते हैं कि सुन के नेहरू जी की आंखें आंसू आ गए थे, उसने फिर से एक जीवंतता प्रदान की इस देश के लिए। तो इस देशभक्ति का जज्बा भी उनके अंदर था। साथियों, हमारी लता जी कुछ जिद्दी भी थी। हमारे देश के कलाकारों को पहले बड़े बड़े विदेशों में हॉल नहीं मिलते थे। फॉरेन जाते भी थे तो लोगों के घरों पे कुछ हॉल ले लेके वेंकट हॉल टाइप के जगहों पे शो कर दिया करते थे। जब लंदन से ऑफर आया तो उन्होंने साफ कह दिया कि मैं गाऊंगी तो रॉयल अल्बर्ट हॉल में ही गाऊंगी, प्रोग्राम वहीं होगा। लोगों ने कहा वो तो केवल इंग्लिश सिंगर्स को मिलता है, आपको नहीं मिल पाएगा। तो बोली मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन प्रकृति को कुछ और मंजूर था, उनको बुलाया गया। उसी रॉयल अल्बर्ट हॉल में उनका प्रोग्राम हुआ और उस प्रोग्राम सुपर डुपर हिट था। सारी कुर्सियां भर गई थी और लोग खड़े भी हो गए थे। ऐसे ही न्यूयॉर्क में कार्नेगी हॉल जिसमें अमेरिकन के लिए था, उनकी भी जिद थी कि मैं यहीं गाऊंगी। जिसमें भारत डोस कौन सिंगर थी न्यूयॉर्क की, वो गाती थी, बोली उसी हॉल में मैं गाऊंगी। बड़ी जद्दोजहद के बाद उसमें भी परमिशन मिली, उसमें भी गाया। फिर तो भारतीय कलाकारों के लिए रास्ते खुल गए। आशा भोसले जी कहती है मुझे भी मौका मिला, उसके बाद ही मुझे गाने का मौका मिला जब दीदी ने वहाँ गा दिया। फिर तो रास्ते खुले और अपने नवयुवक कलाकारों के लिए उन्होंने देश के लिए काफ़ी कुछ दिया, आज भी दे रही हैं। ऐसी आवाज़, ऐसे स्वर वो छोड़ गई हैं इस वातावरण वायुमंडल में। और सबसे बड़ी बात तो जब मैंने खुद भी महसूस की कि आदमी जब अकेला तन्हा हो और उसके पास कुछ ना हो तो वो कुछ नहीं, लता जी के गीत लगा ले और उसी स्वरों के साथ वो आराम से महसूस कर सकता है। मैंने भी किया है। आप चाहें तो अगर किसी से बेनतहा प्यार करते हैं तो वीर जारा का गीत आखिरी मुलाकात के लिए, आ लग जा गले दिल, और पहली नज़र में प्यार के लिए तुझे देखा तो ये जाना सनम, ऐसे अमर गीत जो हमारे हमेशा सबल प्रदान करते हैं।
तो ये सब चीज़ें हमने लता जी के जीवन से सीखी हैं और मैं अपील करूंगा अपने नवयुवक सिंगर्स के लिए कि इनसे कुछ सीखें, उनके रास्ते पे चलें और देश को नई बुलंदियों पे पहुंचाएं। और मैं अब ज़्यादा बीच में अवरोध नहीं बनूंगा क्योंकि मुझे मालूम है आप लोग किस बेताबी से इंतजार कर रहे हैं पीलीभीत के कलाकारों के लिए। तो ठीक है, आज की मधुर संगीत हमारे कलाकारों के गीत और आपकी ताली रूपी उत्साह के बीच में चलती जाएगी। आइए हम संगीत की वेतरणी को नवैया पर बैठ के खेबरियाँ पार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदरता के साथ एक विराट व्यक्तित्व को समेटने की कोशिश डॉक्टर उपेंद्र नाथ ने की।